बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। फल उगाए, फूल उगाए, उगाए गेहूं धान, अपनी माटी को सींचे, भारत की बढ़ाए शान, ये हैं हमारे किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के किसानों के लिए उद्यान विकास योजना, हजारीबाग के किसान अनुदान पर ले सकते हैं सोलर सिंचाई पंप सेट, और फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा केतकी। अब समाचार विस्तार से। कृषि प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से गुमला जिला में उद्यान विकास की योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इस योजना के तहत अनुदान पर कुल 17 प्रकार के अवयवों का लाभ दिया जाएगा। किसान, स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक समूह और सखी मंडल इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय या जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय में 12 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। आत्मा की ओर से हजारीबाग के किसानों को अनुदान पर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप सेट देने की योजना है। इसमें 2 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर का सतही सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट दिया जाएगा। इस पर 90% अनुदान देने का प्रावधान है। इससे लाभ लेने के लिए आत्मा कार्यालय हजारीबाग में आवेदन दिया जा सकता है। बकरी पालक भाइयों, आप अपनी बकरियों को स्वस्थ रखने के लिए उसका टीकाकरण कराएं। बकरियां स्वस्थ रहेंगी तो उनका बेहतर शारीरिक विकास होगा, उनकी प्रजनन क्षमता बेहतर होगी, इससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा। बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य मांसाहार की प्राप्ति है। पुष्ट, तंदुरुस्त और अधिक वजन वाली बकरियां बकरी पालकों को अधिक मुनाफा देती हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है बकरियों का स्वस्थ होना। बकरियां बीमार होंगी तो उनके इलाज में धन खर्च होगा और आपकी लागत बढ़ जाएगी तथा आमदनी घट जाएगी, जबकि मामूली खर्च में टीकाकरण द्वारा बकरियां स्वस्थ रह सकती हैं। इसलिए बीमार होने से पहले ही उनका टीकाकरण कराएं। टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है बकरियों को रोगों से बचाने के लिए, क्योंकि बकरियां एक बार जब बीमार हो जाती है तो उसको इलाज में खर्च भी अधिक होता है। उसका इलाज के बाद कितना इम्प्रूवमेंट होगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन हम बहुत ही कम खर्च में अगर उसका टीकाकरण करते हैं तो बकरियों को बीमारी से बचाव कर सकते हैं, और जिसके कारण जो है इसमें जो उत्पादन क्षमता में जो बकरियों में कमी होती है, जैसे प्रजनन क्षमता में, बढ़ने की क्षमता में, दूध देने की क्षमता में, जिससे हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, उससे हमारे किसान भाई बच सकते हैं। राज्य के जो किसान फूलगोभी की खेती करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द फसल लगा लें। फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पूसा हिमज्योति या पंत सुब्रा लगा सकते हैं। फूलगोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पूसा हिमज्योति और पंत सुब्रा की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खेत की तैयारी और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की मदद ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल को फल छेदक कीटों से कैसे बचाएं। मिर्च फसल में फल लगने पर फल छेदक कीट लगने का खतरा बना रहता है। किसान भाई इस कीट के रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं।
है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। का बारी है जानकारी की। तो आज की पहली जानकारी है सोयाबीन की उन्नत खेती व मूल्य संवर्धन के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी, उठाते हैं लाभ। झारखंड प्रदेश में सोयाबीन की खेती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये एक दलहनी फसल है जिसकी खेती आज मुख्यतः तिलहनी के रूप में की जा रही है। ये प्रोटीन और तेल का एक समृद्ध स्रोत है। अपने झारखंड प्रदेश में इसकी खेती की बहुत संभावनाएं हैं। इसकी खेती टाण भूमि में होती है जहां अन्य फसलों की खेती कम होती है। टाण में इसकी खेती के लिए जुताई जरूरी है। इससे खरपतवार तथा कीट लगने की संभावना कम हो जाती है। बरसात के आते ही खेत को बराबर कर लेने की आवश्यकता है ताकि जल जमाव ना हो। फिर इसमें बुआई से 15 दिन पहले 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, आप कृषि दर्शन देखते हैं और कृषि दर्शन देखते हुए अनेक तरह की जानकारी आप लेते हैं। खेती किसानी में आप तरह तरह जानकारियाँ लेते हैं और इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जो हमें जानकारी देंगे कि सोयाबीन की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं और कैसे इसका देखभाल विशेष हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन एक दलहनी फसल है और जिसमें कि 45% उच्च गुणवत्ता की प्रोटीन मिलती है। साथ साथ करीब 20% इसमें तेल भी होता है। आज के दिन में सोयाबीन की खेती मुख्यतः तिलहनी फसल के रूप में की जा रही है और भारतवर्ष में करीब 12 मिलियन हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती की जाती है। झारखंड में भी सोयाबीन की प्रचुर संभावनाएं हैं और जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं उनको पता है कि सोयाबीन से बहुत ही अच्छा उपज प्राप्त होता है और इसका दाम भी बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में ये टाण भूमि में लगाया जाता है जहाँ की बहुत कम फसलों की खेती की जा सकती है। सोयाबीन का अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे प्रभेदों का चुनाव किया जाए। अपने झारखंड के लिए बिरसा सोयाबीन 2, बिरसा सोयाबीन 3 तथा बिरसा सोयाबीन 4 काफ़ी उपयुक्त किस्में मानी जाती हैं। इसके अलावा NRC 128 तथा JS 20-116 किस्म भी अच्छा उत्पादन देती है। हाँ, जैसा कि प्रभेदों की बात हुई तो सोयाबीन में अभी जो सबसे अच्छी फसल है प्रभेद हैं, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी से बिरसा सोयाबीन 2, बिरसा सोयाबीन 3 तथा बिरसा सोयाबीन 4, ये बहुत ही नई वेराइटी हैं, अभी निकली हुई हैं। साथ ही साथ जो किसान भाई और वेराइटी लेना चाहते हैं तो उसमें एक वेराइटी है NRC 128, जो कि बहुत अच्छी वेराइटी झारखंड के जलवायु में पाई गई है। उसके साथ साथ JS 20-1176 वेराइटी भी अगर किसान भाई लगाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों को ध्यान ये रखना चाहिए कि बहुत पुराने प्रभेदों का चयन न करें। उससे क्या होता है कि उन प्रभेदों में रोग तथा कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा प्रकोप होता है और किसानों को नुकसान होता है। तो 10 साल से पुरानी प्रभेदों का चयन न करें और बहुत सारी वेराइटी अभी अवेलेबल हैं। और आप अगर जो किसान भाई अगर सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं या झारखंड में KVK में भी सोयाबीन का जो है बीज उपलब्ध है, उन प्रभेदों का चयन करें। किसान भाइयों, सोयाबीन को बिना प्रसंस्कृत किए नहीं खाया जा सकता, अतः इसका प्रसंस्करण अनिवार्य है। छोटे स्तर में लघु उद्योग लगाकर इससे सोया मिल्क तथा सोया पनीर बनाया जा सकता है। इसके अलावा इससे सोया आटा तथा बेसन और मैदा मिलाकर सेव तथा बिस्कुट बनाई जा सकती है। सोयाबीन, जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि सोयाबीन के साथ एक प्रोसेसिंग जुड़ा हुआ है। बिना प्रोसेसिंग किए हुए सोयाबीन की खेती सोयाबीन को खाया नहीं जा सकता है। जैसे अन्य फसलों को हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सोयाबीन को खाया नहीं जा सकता है। जहाँ तक रही मूल्य संवर्धन की बात, तो सोयाबीन से बहुत सारे जो है प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है कि सोया मिल्क
और सोया पनीर जिसको टोफू नाम से जाना जाता है। तो अगर किसान भाई बनाना ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है, छोटे कम लागत लगा करके भी किसान भाई सोया मिल्क और सोया टोफू तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और इसका डिमांड भी आजकल बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सोयाबीन में 45% प्रोटीन होता है, जो कि वेजिटेरियन सोर्स में मीट के बराबर माना जाता है और इसका उच्च गुणवत्ता का पनीर तैयार होता है और उसमें उसकी लागत भी कम होती है। तो ये किसान भाइयों ये कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर आप आजकल सब लोग प्रोटीन की बात करते हैं कि हमको प्रोटीन ज़्यादा खाना है, तो जो लोग किसान भाई या और कोई अगर चाहता है तो सोया आटा आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है। उसमें क्या है कि आप 9 किलो गेहूँ को 1 किलो सोयाबीन के साथ मिक्स करके उसको पिसवा करके और सोया आटा बना सकते हैं। उससे आपकी जो चपाती का गुणवत्ता है वो बहुत बढ़ जाएगा और आपको प्रोटीन के अच्छी मात्रा में मिलेगी। उसके साथ साथ किसान भाई मतलब और जैसे इसका मूल्य संवर्धन किया जा सकता है, जैसे बेसन में या मैदा में मिला करके इससे सेव बना सकते हैं, इसका बहुत अच्छा बिस्किट बनता है। इसके साथ साथ और जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको आप सोयाबीन को मिक्स करके और उच्च गुणवत्ता की प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अच्छे जो बीज हैं वो अच्छे बीजों का चयन करें, और उसमें क्योंकि कुछ बीजों में जो है कुछ फंगस रहती है तो उससे उसमें एक फ्लेवर आता है, हल्का सा उसमें एक महक आती रहती है। तो सबसे उसका उपाय अच्छा ये है कि किसान भाई उसको उबाल लें। अगर आप 20 मिनट तक अगर सोयाबीन को उबाल लेते हैं तो उसमें आपको जो थोड़ा सा उसका बीनी फ्लेवर बोलते हैं वो ख़त्म हो जाता है और उससे जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसमें किसी तरह की महक नहीं रहती है। कुछ लोगों को सोयाबीन का महक पसंद नहीं आता है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप 15-20 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक सोयाबीन को उबाल करके अगर कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे आपको ये समस्या से निजात मिलेगी। और क्योंकि सोयाबीन ये भी कहा जाता है कि सोयाबीन को डायरेक्ट नहीं कंज्यूम करना चाहिए, उसको गर्म जरूर करना चाहिए, तो वो काम भी हो सकता है। इसलिए जो है आप 20 मिनट तक सोयाबीन को कुकर में सिंपल कुकर में उबाल सकते हैं और उसके बाद धूप में अच्छी तरह से सुखा करके और उसका जो भी बनाना चाहते हैं आप, सोया बिस्किट हुआ, सोया सेव हुआ, बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। किसान भाइयों, अपने झारखंड प्रदेश में सोयाबीन की कोई प्रसंस्करण इकाई नहीं है। यही कारण है कि ज़्यादातर किसान इसकी खेती नहीं करते। यदि वे लोग इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर करें तो अन्य राज्यों के लोग इसे खरीद सकते हैं और उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। निश्चित तौर पर इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बाज़ार की जहाँ तक बात है तो झारखंड में बाज़ार की समस्या के कारण ही किसान भाई सोयाबीन की खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। सोयाबीन की बिना प्रोसेसिंग किए हुए कुछ भी संभव नहीं है। जैसे कि और अन्य तिलहनी फसलों का हम तेल निकाल सकते हैं, सोयाबीन का तेल डायरेक्ट मशीन से जो गाँव घर में मिलता है उससे नहीं निकाला जा सकता है, उसके लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए झारखंड में यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप यहाँ पर प्रोसेसिंग की नहीं होने की वजह से आपको ये परेशानी होती है। वैसे भारतवर्ष में प्रोसेसिंग की प्रचुर मात्रा में, तो अगर जो किसान भाई ज़्यादा खेती करेंगे और उनके पास ज़्यादा सोयाबीन उपलब्ध होगा तो बाहर से भी आकर के, जैसे छत्तीसगढ़ में प्रोसेसिंग यूनिट है, मध्य प्रदेश में है, बगल में ये सब हैं प्रदेश, वहाँ से भी आकर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सोयाबीन उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी और उसमें जो है ज़्यादा प्रोड्यूस अगर होगा तो कर सकते हैं, और नहीं तो अगर जो है जो किसान भाई छोटे स्केल पर खेती करना चाहते हैं तो वो उनके लिए सबसे उत्तम उपाय यह है कि सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन टोफू, बिस्किट, ये इस तरह के जो लघु उद्योग हैं घर पे बनाए जा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसकी कीमत अधिक होती है। अपने झारखंड प्रदेश का वातावरण इसकी खेती के लिए काफ़ी अनुकूल है। किसान भाइयों, इसकी खेती करके अन्य राज्यों को बेच सकते हैं तथा इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बारी है दूसरी जानकारी की। तो दूसरी जानकारी है सरगुजा व कुल्थी की उन्नत खेती के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। अपने झारखंड प्रदेश की मिट्टी तथा जलवायु कुल्थी और सरगुजा फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त है। ये फसलें पोषक और औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। इसकी खेती से किसान भाइयों को काफ़ी लाभ हो सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये देर से लगने वाली खरीफ फसल है, अतः इसे किसान भाई 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच कभी भी लगा सकते हैं। क्योंकि अभी कुल्थी और सरगुजा ये जो दोनों फसलें हैं
ये देर से लगने वाली खरीफ फसलें हैं। जब ये अक्टूबर अगस्त 15 से लेके सितंबर 15 के बीच में लगती है, तो चूँकि खरीफ का मौसम जब शुरू होता है, ये मध्य जून से ही लगना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत बार हम लोग देखते हैं किसानों के खेत में भी किसान अपने जो भी खरीफ फसलें लगती है वो धान में ज़्यादा केंद्रित रहता है, उनको धान की फसलें उगाने में। तो धान की फसल जब उगाते हैं किसान, उसी दौरान उनका समय बीतता जाता है और जो 15 जून से लेके 15 जुलाई के बीच का समय है वो निकल जाता है, जो कि सबसे उपयुक्त माना गया है खरीफ फसलों की बुआई के लिए। ऊपरी भूमि में जो खरीफ फसलें लगती हैं उसमें मुख्यतः दलहनी में आती है, उड़द आती है, मूंग आती है, इसके अलावा मक्का और अन्य फसलें भी लगती है, जैसे रागी हुआ, मड़ुआ हुआ, बाजरा हुआ। इस तरह के फसलें जो है टाण की ज़मीन में खरीफ के मौसम में लगती है। तो जब किसान भाई धान में ज़्यादा ध्यान देते हैं, धान की फसलें उगाने में, तो उसका समय बिता जाता है और उनको समय नहीं मिल पाता है अन्य खरीफ फसलों की बुआई के लिए। तो इसी बीच में ये सरगुजा और कुल्थी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है लगाने के लिए, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। किसान भाइयों, सरगुजा जहां तिलहनी फसल है, वहीं कुल्थी एक दलहनी फसल है। इनके लगाने का सही वक्त आ चुका है। इसकी खेती टाण भूमि में की जाती है, अतः इसे लगाने से पहले टाण भूमि का चयन करके उसकी 2 बार देसी हल से जुताई कर लेनी चाहिए। फिर पाटा चलाकर भूमि को समतल कर लेना चाहिए। इसे लगाने के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कुल्थी के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा सरगुजा के लिए 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो बुआई के लिए हम लोग सबसे पहले भूमि का चुनाव करते हैं। जब भूमि दोनों फसलें जो है, एक तिलहनी फसलें हैं जो सरगुजा की है और दूसरा है कि दलहनी फसलें हैं जो कुल्थी की है, तो ये दोनों टाण की ज़मीन में लगती है। तो जब हम इनको लगाते हैं अपने खेतों में, तो सबसे पहले इनकी खेत की जुताई कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि इन फसलों का लगना संभव हो पाए। जी हाँ, भूमि की तैयारी के लिए सबसे पहले हम इसकी क्रिया को अपनाते हैं। इसके लिए हम लोग 2 बार देसी हल से जुताई करके एक बार पाटा चला देने से भूमि समतल हो जाती है और जुताई लगाने के लिए उपयुक्त हो जाती है। और रही बात इसकी बीज दर की, जब हम जुताई कर लेते हैं और पंक्तियां खोल लेते हैं, पंक्तियों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं दोनों फसलों में, और पौधे से पौधा के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए बीजों के किस्मों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुल्थी के लिए बिरसा कुल्थी 1, बिरसा कुल्थी 8, बिरसा कुल्थी 10, अलख कुल्थी, बिलासा कुल्थी तथा इंदिरा कुल्थी उपयुक्त है। इसी तरह सरगुजा के लिए बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3 तथा पूजा ए अच्छी किस्में मानी जाती हैं। उन्नतशील किस्में अगर हम लोग देखें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जो झारखंड की आबो हवा के अनुकूल है, जो यहाँ के किसान भाई लगा सकते हैं, तो इनमें मुख्यतः आता है, जैसे कुल्थी में हम लोग देखते हैं बिरसा कुल्थी 1, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से एक विकसित उन्नतशील किस्म है। और इसको किसान भाई अगर लगाते हैं अपने खेतों में, तो इससे लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। और इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। ये लगभग 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है खेतों में। उसी तरह 1-2 किस्में और आई हैं जो नई अपेक्षाकृत नई किस्में हैं, जिसमें कि अलख कुल्थी है, एक बिलासा कुल्थी है और दूसरा है इंदिरा कुल्थी। ये तीनों जो किस्में हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य से विकसित हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर रायपुर में। तो लेकिन झारखंड के लिए उपयुक्त माना गया है, क्योंकि झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ है, तो दोनों के लिए ये बीजें जो है, जो किस्में हैं, अनुशंसित की गई है कुल्थी की। तो दर तो वही रहेगा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और लगाने की विधि भी वही है। पंक्तियों में हम लोग लगाते हैं, 30 सेंटीमीटर का दूरी रखते हैं पौधे से पंक्तियों के बीच में, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। इन फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए उर्वरकों का प्रयोग करना भी आवश्यक है। अतः यदि इनके लिए भूमि तैयार करते वक्त 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद मिलाई जाए और उसके बाद बुआई की जाए,
तो सरगुजा में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। कुल्थी दलहनी फसल है तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम यूरिया देने की आवश्यकता होती है। तो उर्वरक हम लोग इसमें रासायनिक खाद डालते हैं। इसके अलावा जब हम भूमि की तैयारी करते हैं उस समय 5 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद भी अगर मिला देते हैं, खासकर सरगुजा के बुआई के पहले, तो उसमें क्योंकि ये दलहनी फसलें हैं तो उसमें तेल की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह से अगर हम गोबर खाद उसमें मिट्टी में मिला के बुआई करते हैं। रही बात रासायनिक खाद की, तो कुल्थी में तो चूँकि ये दलहनी फसल है तो अन्य दलहनी फसलों की तरह ही इसमें 20, 40 और 20 प्रति हेक्टेयर के अनुपात से नाइट्रोजन, फास्फोरस और यूरिया हम खेतों में डालते हैं। और उसी मात्रा में हम उसका खाद की जो रासायनिक खाद है, जैसे नाइट्रोजन जो है यूरिया के रूप में देंगे, उसी तरह फास्फोरस जो है DAP के रूप में देंगे और पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में देंगे। तो उसी अनुपात में हम इनकी मात्रा निकाल लेते हैं प्रति हेक्टेयर। अपने किसान भाई अपने क्षेत्र देख लेंगे, उसके अनुसार अपना मात्रा निकाल लेंगे इसी अनुपात में। और इसको जब हम लाइन खोलते हैं ना, जब क्यारियाँ खोलते हैं लगाने के पहले 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, उस दूरी में पहले हम इन खादों को अच्छी तरह से मिला के, रासायनिक खाद को अच्छे से मिला के एक हाथ से उन कूड़ों में डालेंगे, पंक्तियों में डालेंगे जब पंक्तियां खुल जाती है, और उसके उपरांत बीज हम लगाते हैं। किसान भाइयों, यदि आप जैविक विधि से इसकी खेती करते हैं तो रासायनिक खाद देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जैविक पद्धति से विकसित खाद तथा दवा का उपयोग करना बेहतर होता है। जैविक तरीके से इनका उत्पादन हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा जब भी हम दवाई देते हैं कीड़ा मकोड़े के आक्रांत को रोकथाम के लिए, तो उसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि उस तरह का दवाई का चुनाव करें जो जैविक पद्धति से विकसित हुआ है। तो जैविक खेती के लिए हम गोबर की खाद खेतों में डाल सकते हैं। इसके अलावा हम चूँकि कुल्थी में एक दलहनी फसल है तो जैविक जीवाणु खाद एक मिलता है इसमें, जिसको राइजोबियम बोलते हैं, उससे बीज उपचरित करके हम खेतों में लगा सकते हैं। इस तरह से कुल्थी और सरगुजा की खेती करके किसान भाई उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? अगली जानकारी अगले अंक में हम आपको ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। अब बारी है आपकी। कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।